हाँ, अपनी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी और पॉलिटी की क्लासों में हमने संसद की शक्तियाँ स्टार्ट की थी और संसद की शक्तियों में मैंने आपको बताया था कि संसद की जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने पहली जो शक्ति है संसद की, बस दोनों सदनों की जो समान शक्तियाँ हैं, यानी दोनों जो हाउस है संसद के, दोनों जो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के पास समान पावर है, इक्वल पावर है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की जो क्लास होगी हमारी वह लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में होगी, यानी ऐसी शक्तियाँ, ऐसे पावर जो सिर्फ लोकसभा को ही मिले हुए, लोकसभा के पास है, लोकसभा के पास स्पेशल पावर होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकसभा की विशेष शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है सरकार पर नियंत्रण, यानी लोकसभा का जो कार्य है वो क्या है, सरकार पर नियंत्रण बनाए रखना। अभी सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है, तो सरकार पर नियंत्रण लोकसभा द्वारा रखा जाता है। सबसे पहली बात क्यों, इसका कारण ये है कि सरकार जो है सामूहिक रूप से, यानी जो गवर्नमेंट जो है, जो सामूहिक रूप से जॉइंटली है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। अब सामूहिक उत्तरदायी का मतलब क्या होता है, यानी एक मंत्री अगर है संसद, एक कोई मंत्री है सरकार का, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या अविश्वास प्रस्ताव किसको कहते हैं, यानी एक मंत्री को पद से हटाने का प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है संसद के किसी सदन में, तो क्या करना पड़ता है, संपूर्ण यानी पूरी जितने भी मंत्री है, जो पूरे जितने भी मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री है, उनको अपने पद से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। यानी एक व्यक्ति गलती करेगा तो उसकी सजा सारे व्यक्ति भुगतेंगे, इसको कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्लियर। तो सरकार पर नियंत्रण कौन रखता है, लोकसभा रखती है। इस सरकार पर नियंत्रण रखने के कुछ उपाय हैं, कैसे रखे जाते हैं, तो उन उपायों के बारे में अगर देखें तो सबसे पहला उपाय है प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर। सरकार पर नियंत्रण जो रखा जाता है वो सरकार को कुछ प्रश्न पूछेंगे, कुछ पूरक प्रश्न पूछेंगे। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, यानी प्रश्न का जो उत्तर मिला उस उत्तर से ही वापस कोई प्रश्न बनाकर पूछ लेना कहलाता है पूरक प्रश्न। अब प्रश्न व पूरक प्रश्न आप कैसे पूछोगे, ये प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो सबसे पहली बात, प्रश्न व पूरक प्रश्न जो होंगे संबंधित विभाग के मंत्री से पूछे जाते हैं। ठीक। अब कैसे पूछे जाते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि माना कोई मंत्री, एक मंत्री है संसद का, वह किसी दूसरे मंत्री से कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कोई जानकारी चाहता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा उसको कि उस प्रश्न को लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, उस प्रश्न को अपने पास रखता है। फिर उस प्रश्न को अपने पास रखने के पश्चात कुछ समय उसकी फिक्स एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के यानी 21 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है, अधिकतम 21 दिन का समय होता है। उस 21 दिन के अंदर अंदर वो अध्यक्ष क्या करता है, उस प्रश्न को सदन में रखता है, यानी उस मंत्री को 21 दिन के अंदर कभी भी एक समय दे देगा और उस समय उसको कहेगा कि आपको उस दिन इतने बजे ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक। तो वो होता है इसका टाइम लिमिट। अब बात करें कि प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो जनरली अगर प्रश्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अब बात करें तारांकित क्या है, अतारांकित क्या है या अल्प सूचना प्रश्न क्या है। तो तारांकित प्रश्न अगर देखें, हमने जो 3 प्रश्न देखे उसमें अगर बात करें इन प्रश्नों की कि तारांकित प्रश्न होता क्या है ना, तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा ये प्रश्न कब पूछे जाते हैं उसके बारे में देखें कि लोकसभा जब चलती है, जब लोकसभा की मीटिंग चलती है ना, तो उस मीटिंग का जो फर्स्ट आवर होता है, जो पहला घंटा होता है, उस फर्स्ट आवर को कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहते हैं, प्रश्नकाल। उसके उस दौरान क्या होता है कि वो जो प्रश्नकाल है वो प्रश्न को पूछने के लिए ही निर्धारित होता है, यानी उस पहले घंटे के दौरान आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक। अब ये प्रश्न जो है, मैंने पहला कहा था आपको तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर क्या है, मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर जो है मौखिक रूप से मांगा है अगर किसी मंत्री ने, तो वह क्या कहलाएंगे, तारांकित प्रश्न। ठीक। और इन प्रश्नों के उत्तर पर वापस पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था पूरक प्रश्न क्या होते हैं, यानी प्रश्न का जो उत्तर मिला उस उत्तर से ही वापस कोई क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया, वह कहलाता है पूरक प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न मैंने कह दिया आपको कि उत्तर कैसा होगा, मौखिक रूप से। ठीक। बात करते हैं अतारांकित प्रश्नों की। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप में नहीं देके कैसे दिया जाता है, लिखित रूप में मांगा जाता है, उन प्रश्नों को क्या कहेंगे अपन, अतारांकित प्रश्न। और इन प्रश्नों पर, जैसे तारांकित प्रश्न पर आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, उसी तरह इन प्रश्नों पर क्या है कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। बात करते हैं अल्प सूचना प्रश्नों की। अल्प सूचना प्रश्न कैसे होते हैं, देखो तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न का तो एक टाइम फिक्स है कि आप 21 दिन के अंदर आपको टाइम मिल जाएगा, 21 दिन के अंदर एक स्लॉट मिलेगा, उस समय आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अल्प सूचना प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको एक बहुत ही कम समय में उनका जवाब मांगा जाता है, यानी जो निर्धारित टाइम है, निर्धारित टाइम कितना है, 21 दिन, उससे भी कम समय में उसका आंसर मांगा जाता है, उसको कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। यानी बहुत इमरजेंसी होता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
इसलिए ऐसे प्रश्नों को लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? लोक महत्व के। ठीक। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर भी कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। तो इन प्रश्नों को तारांकित प्रश्न के समान होते हैं, इनका आंसर मौखिक रूप से दिया जाता है, लेकिन इनके जो टाइम है वो बहुत कम होता है। क्लियर है? ये तीनों प्रश्नों के हमने प्रकार देख लिए। अब देखें कि कोई मंत्री प्रश्न पूछता है तो प्रश्न का उत्तर कौन देगा, यानी कौन देगा और किस प्रकार से देगा। सबसे पहली बात, आपने किसी विभाग से पूछा है तो उस विभाग का मंत्री देगा उसका जवाब, संबंधित विभाग का मंत्री देगा, लेकिन वह मौखिक रूप से देगा अथवा लिखित रूप से। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्लियर है? ये देख लिया हमने प्रश्नों के प्रकार और प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। सबसे पहला हमने तारांकित प्रश्न देखा, उसके बाद हमने अतारांकित प्रश्न देखा, इसके बाद देख लिया हमने अल्प सूचना प्रश्न। ये तो प्रश्न पूछकर आप क्या कर सकते हैं? सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अब प्रश्न पूछने के अलावा सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या लाया जाता है? निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव होता क्या है? निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार के कार्यों की क्या करना? निंदा करना। क्या करना? सरकार के कार्यों की निंदा करना। लेकिन ध्यान रखें, यह प्रस्ताव अगर संसद में पारित हो जाता है, लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है, पारित हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मंत्रिपरिषद यानी सरकार जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के अलावा अगर देखें तो दूसरा है कटौती प्रस्ताव। सरकार पर नियंत्रण रखना है तो क्या करेंगे? हम कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। यानी बजट संबंधी जो मांग होती है, यानी जो डिमांड्स होती है सरकार की, उन डिमांड्स में क्या करना? कटौती कर देना। यानी गवर्नमेंट ने कोई बजट मांगा कि हमें इतने बजट की आवश्यकता है हमें कोई कार्य कराने में, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो अगर किसी मंत्री को या विपक्ष को लगता है कि नहीं ये बजट आवश्यकता से अधिक है, तब वो क्या लाते हैं? बजट प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है। उस बजट प्रस्ताव में भी क्या है कि इन कटौतियों के संबंध में होता है, इसको बजट को कम करने के संबंध में होता है। क्लियर? बजट प्रस्ताव की बात करें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी ध्यान को आकर्षित करना। क्या करना? ध्यान को आकर्षित करना। अब ध्यान आकर्षित कैसे किया जाता है? यानी किसी घटना या स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव जो है वो क्या कहलाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। बात करें अगला जो उपाय है, काम रोको प्रस्ताव। किसी कार्य को चल रहा है और अगर लगे, किसी मंत्रियों को लगे कि जो कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार जो है कार्य को रोकने के लिए एक प्रस्ताव ला सकती है। उसे क्या कहते हैं? काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। देखो, सरकार पर नियंत्रण के उपाय पढ़े हमने। सबसे पहला प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर। प्रश्न और पूरक प्रश्न मैंने बता दिया आपको 3 प्रकार के। पहला तारांकित, जिनका उत्तर मौखिक रूप से होता है। दूसरा अतारांकित, जिनका उत्तर लिखित रूप से होता है। और तीसरा बताया अल्प सूचना पत्र प्रश्न। फिर बात की निंदा प्रस्ताव की। ये उपाय हैं सारे, सरकार पर नियंत्रण के उपाय हैं। हम निंदा प्रस्ताव लाकर भी सरकार पर क्या कर सकते हैं? नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अलावा कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और आपका क्या है? काम रोको प्रस्ताव। इन सारे प्रस्तावों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सरकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है, सरकार पर कंट्रोल रखा जा सकता है। ये देख लिया हमने सरकार पर नियंत्रण के उपाय। अगली बात करें धन विधेयक के संबंध में, यानी लोकसभा की शक्तियां चल रही है तो धन विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है? आपको पता है विधेयक क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसको संसद के सदन में लाया जाता है और जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता वह विधेयक ही रहता है। राष्ट्रपति जैसे ही उस पर हस्ताक्षर कर लेता है वह क्या बन जाता है? कानून, अधिनियम या नियम बन जाता है। ठीक। तो धन विधेयक के मैंने अलग अलग प्रकार बताए थे कल आपको। एक तो होता है धन विधेयक, एक वित्त विधेयक है ना, एक संविधान संशोधन विधेयक बताया था और एक बताया था सामान्य विधेयक। तो आज जो है धन विधेयक के संबंध में हम बात करेंगे कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा क्या क्या कर सकती है। ठीक। तो सबसे पहले इसमें देखें कि धन विधेयक के संबंध पर लोकसभा को एकाधिकार प्राप्त है। यानी धन विधेयक पर, पैसों से संबंधित जो विधेयक है, धन से संबंधित जो विधेयक है, उस पर अकेले लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त है। यानी धन विधेयक का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि धन विधेयक पर किसको एकाधिकार प्राप्त है? तो यानी धन विधेयक का जो मैटर है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। ठीक है। अब धन विधेयक जो है लोकसभा में अगर रखना है तो उससे पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी होती है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाई थी तब भी बताया था। ठीक। अब लोकसभा द्वारा पारित, अब लोकसभा ने माना कोई धन विधेयक है, उसकी चर्चा चली लोकसभा में और लोकसभा ने उसको पारित कर दिया। ठीक। लोकसभा ने उसको पास कर दिया। अब लोकसभा से पास होकर वो प्रस्ताव जो कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। कहाँ जाता है? राज्यसभा में। अब हम जब हमने इसकी फर्स्ट लाइन देखी थी तब कहा था इस पर लोकसभा को एकाधिकार है, यानी अकेली लोकसभा को ही अधिकार है।
तो लोकसभा से जब पारित होकर वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक उस प्रस्ताव को रोक सकती है। 14 दिन से ज़्यादा उस प्रस्ताव को नहीं रोक सकती। ठीक, अब क्या होगा, राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस प्रस्ताव को सुनवाई करेगी, 14 दिन के अंदर सुनवाई करेगी। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर वो सुनवाई नहीं करती है, उस प्रस्ताव को राज्यसभा में नहीं रखती है, राज्यसभा के व्यक्ति या राज्यसभा का सभापति उस प्रस्ताव को नहीं रखता है, तो स्वतः ही यानी बिना उस पर चर्चा किए उस प्रस्ताव को क्या मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है, यानी वो जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा। क्लियर बात। इसके अलावा क्या होता है, अगर माना 14 दिन के अंदर उस राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को पर चर्चा कर ली, ठीक, और प्रस्ताव पर चर्चा कर ली और कुछ सिफारिश दी, अपनी कुछ सलाह दी, कुछ सजेशन दिए कि नहीं इस प्रस्ताव पे आपको करेक्शन करो, इस नियम पे कोई चेंज करो, तो वो वापस किसको लौटा सकती है, उस प्रस्ताव के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। लेकिन लोकसभा जरूरी नहीं है कि उन सिफारिशों को, उन सुझावों को माने, यानी उन सुझावों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं होती। कौन से विधेयक पर, धन विधेयक। क्लियर है। अब फिर इसके बाद क्या होगा, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, तो उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। देखो एक विधेयक होता है, उसकी प्रोसेस होती है, संसद के एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर लेता है तो वह विधेयक एक कानून बन जाता है। क्लियर। तो धन विधेयक जो होता है उसे राष्ट्रपति क्या है, वापस विचार के लिए नहीं लौटा सकता, वापस भेज नहीं सकता, लेकिन वह इससे स्वीकृति दे अथवा नहीं, इसके लिए वह बाध्य नहीं होता है। ये बात हुई अपनी धन विधेयक की। यानी धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्राप्त एकाधिकार है धन विधेयक के संबंध में। लोकसभा में अगर पारित हो गया तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा उसको कितने दिन रोक सकती है, कम से कम 14 दिन। अगर 14 दिन के अंदर उस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होती है तो उस प्रस्ताव को क्या मान लिया जाता है, स्वीकृत, यानी राज्यसभा उसको राज्यसभा से स्वीकृत मान लिया जाता है। ठीक। लेकिन 14 दिन के अंदर अगर वो प्रस्ताव को पारित कर ले राज्यसभा, तो उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक। और राष्ट्रपति क्या करता है कि धन विधेयक को वापस विचार करने के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन वो उस धन विधेयक को अप्रूव करे या नहीं करे, उस पर हस्ताक्षर करे या नहीं करे, उसको कानून का रूप दे या नहीं दे, ये उसके ऊपर डिपेंड है। उसकी मर्जी हो तो वो उसको देवे, यानी उसको अप्रूव करने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। ये देखा हमने धन विधेयक के संबंध में। ये थी अपनी जो शक्तियाँ लोकसभा के संबंध। लोकसभा की 2 शक्तियाँ हमने देखी। पहली जो शक्ति देखी सरकार पर नियंत्रण की, और दूसरी हमने देखी धन विधेयक की। बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों की। हमने देखो सबसे पहले दोनों सदनों की जो जॉइंट शक्तियाँ थी, दोनों सदनों की समान शक्तियाँ थी, उनको देख लिया था। लोकसभा की शक्तियाँ हमने देख ली है। अब कुछ पावर ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है, उन्हें कहा जाता है राज्यसभा की विशेष शक्ति। तो ऐसे कौन कौन से पावर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। तो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 249। एक अनुच्छेद है 249, उसके अनुसार कहा गया है कि राज्यसभा अगर चाहे तो राज्य सूची, देखो सूचियाँ होती है अलग अलग, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची, है ना। केंद्र सूची क्या होती है, यानी ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को, उसको तो कहते हैं केंद्र सूची। फिर बात आती है राज्य सूची की। तो राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, राज्य के पास। किसके पास होगा, राज्य के पास। क्लियर। तो वह सूची क्या कहलाएगी, राज्य सूची कहलाएगी। लेकिन कुछ सूचियाँ ऐसी भी होती है जिन पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती है। यानी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, राज्य सूची कहते हैं। क्लियर है बात। देखो 3 सूचियाँ हैं कानून की, पहली केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक। फिर जैसे कि हम बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा किसका है कि शिक्षा जो है उस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो शिक्षा किसका विषय होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा। किसका होगा, समवर्ती सूची का। क्लियर है। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। अब राज्यसभा को एक अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय को, यानी राज्य सूची यानी ऐसा विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती थी, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देवे। क्या कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। यानी ऐसा विषय घोषित कर देगी जिसको अब उस पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार। पहले कौन बनाती थी कानून, राज्य सरकार बनाती थी, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उस राज्य सूची के विषय को क्या कर देगी, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। क्लियर है। अब राज्य सूची के विषय पर पहले कानून बनाने का अधिकार किसके पास था, राज्य सरकार के पास। लेकिन जब उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया, केंद्रीय सूची का विषय घोषित कर दिया, 1 वर्ष के लिए किया जाता है ये, ठीक।
तो उसके बाद उस पर कानून कौन बनाएगा? उसके बाद उस पर कानून कौन बनाती है? राज्यसभा बनाती है। जब वो विषय राज्य सूची का था तब तो राज्य सरकार बनाती थी, लेकिन जब उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया, जैसे आज माना कि परिवहन का विषय है, किसका विषय है? परिवहन है, ठीक, परिवहन ट्रांसपोर्ट का, तो परिवहन पे नियम कानून कौन बनाती है? जनरली अगर देखा जाए तो परिवहन पर कानून राज्य सरकार भी बनाती है और केंद्र सरकार भी बनाती है, ठीक। तो माना परिवहन का कानून एक बार मान ले कि सिर्फ राज्य सरकार का विषय है, यानी उस पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार, ठीक। अब राज्य सरकार ने कानून बना रही थी राज्य सरकार, लेकिन राज्यसभा को लगा कि नहीं, इस विषय को क्या करें, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दें। दैट मीन्स वो क्या कर लेगी, उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दिया राज्यसभा ने। अब विषय घोषित किया, कितने वर्ष के लिए होता है वो? 1 वर्ष के लिए। अब उस पर कानून कौन बनाएगी? पहले तो राज्य सरकार बनाती थी, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने के बाद कानून कौन बनाएगी? अब राज्यसभा बना सकती है। क्लियर है? अब राज्यसभा ने जो विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया उसको कितने समय के लिए करती है? 1 वर्ष के लिए। लेकिन 1 वर्ष बाद अगर राज्यसभा चाहे तो पुनः उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जा सकता है। बात समझ में आई? ये राज्य सूची के विषय के बारे में बात थी। सूचियाँ मैंने आपको समझा दी। अगली राज्यसभा की शक्ति देखें तो राज्यसभा क्या करती है? अनुच्छेद 312 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है उनका क्या करती है? निर्माण करती है। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? यानी ऐसी सेवा जिनका केंद्र में और राज्य में समान महत्व होता है, बिल्कुल इक्वल जो है इंपॉर्टेंस होती है, उनको कहा जाता है अखिल भारतीय सेवा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो भारत में अगर देखा जाए तो वर्तमान में कुल 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, है ना। अब 3 कौन कौन सी है? तो सबसे पहली आपकी आती है IAS, जिसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहली सेवा तो ये। दूसरी अगर सर्विस देखी जाए तो वो है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी जो है अखिल भारतीय सेवा वो लास्ट है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्या है? IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 जो सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं होती है और इनका निर्माण कौन करती है? राज्यसभा करती है। क्लियर है? देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर IFOS लिखा हुआ है और कहीं कहीं देखते हैं IFS, तो IFS जो होता है वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। और ये कौन सी है? IFOS, ये है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये दोनों इसमें डिफरेंस है। क्लियर है? तो आज की क्लास जो थी हमारी उसमें हमने लोकसभा पढ़ा, लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ी। लोकसभा की जो 2 शक्तियाँ थी वो दोनों देख ली हमने। सबसे पहले सरकार पर नियंत्रण की थी, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी लोकसभा के बारे में वो धन विधेयक के संबंध में थी। धन विधेयक का मैंने कहा कि उसमें लोकसभा में एकाधिकार प्राप्त है और राज्यसभा की यही शक्तियाँ हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अगर देखा जाए तो कम अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा एक तो काम कर सकती है क्या कि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, और दूसरा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसको कहा जाता है, यानी ऐसा कौन व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपकी दोनों सदनों की शक्तियाँ खत्म हुई, लोकसभा की शक्तियाँ खत्म हो गई और राज्यसभा की शक्तियाँ अब पूरी हो चुकी हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम जो है सरकार का एक दूसरा अंग, सबसे पहला अंग था व्यवस्थापिका यानी संसद जो थी, वो हमने पूरी पढ़ ली है, और कल की जो क्लास होगी उसमें हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।